भारत में अब तक 2,07,615 कोरोना केस, 1,01,497 एक्टिव मामले। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लिए गए अहम फैसले। इस हफ्ते मोदी कैबिनेट की है दूसरी बैठक। इस शनिवार पृथ्वी के करीब से गुजरेगा उल्कापिंड। 5.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा पास, लंबाई 570 मीटर। मुंबई की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग, कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। और शेयर बाजार में रौनक बरकरार, सेंसेक्स में 450 अंकों की बढ़त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री आवास में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। बता दें कि एक ही हफ्ते में कैबिनेट की ये दूसरी बैठक होगी। मोदी सरकार 2.0 का एक साल अभी कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक की थी। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और किसानों को कोरोना संकट में राहत देने के लिए कई ऐलान भी किए गए। एमएसएमई में मध्यम उद्योगों के लिए निवेश की राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है और 14 साल बाद इन उद्योगों की परिभाषा को बदला गया है। अब आज केंद्रीय कैबिनेट की एक और बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दिल्ली की खबर का, जहां दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में हुए चांदबाग के दंगों का खुलासा किया है, जिसमें इस दंगे के मास्टरमाइंड और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिस पर कड़कड़डुमा कोर्ट 16 जून को संज्ञान लेगा। अभी तक की जांच में सामने आया है कि दंगों से पहले आरोपी ताहिर हुसैन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोग और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी से बात की थी। और उसी वक्त ये तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे, तब दिल्ली में इस तरह का दंगा करवाया जाएगा। साथ ही इस पूरे दंगे में ताहिर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे, जहां आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अंतरिम रोक लगाई है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। खबरों में आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ग्राम सभा जमुनीपुर का, जहां आए दिन नए मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में नया मामला स्वजल द्वारा वर्ष 2013 में बनाई गई ओवरहेड टैंक से जुड़ा हुआ है। बता दें 2 करोड़ 35 लाख की लागत से बनी इस ओवरहेड टैंक में 6 महीने बाद से ही पानी की लीकेज शुरू हो गई थी, जो आज तक बंद नहीं हुई है। साथ ही विवादित जगह पर बनी ये ओवरहेड योजना शुरू से ही विवादों में रही है। साल 2013 से ग्रामीण लगातार अपना पेयजल बिल का भुगतान ग्राम सभा की ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता समिति के माध्यम से ग्राम प्रधान को जमा कराते रहे हैं, लेकिन तत्कालीन और पूर्व तथा वर्तमान ग्राम प्रधानों द्वारा उपभोक्ताओं से लिया गया पैसा किसी भी खाते में जमा नहीं कराया गया, ना ही बिजली का बिल जमा कराया गया, जिसका नतीजा जनता के सामने है। आज बिजली का बिल बढ़कर 32,82,544 रुपए हो गया है, जिसका भुगतान करना अब ग्राम सभा के बस की बात नहीं रही। ऐसे में अब ग्राम सभा के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ये भुगतान उपभोक्ताओं से बढ़ाकर पैसे लेकर किया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीणों ने अब साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा तय राशि दी जाती रही है और वो राशि देकर भी प्रधानों को बहुत सा फायदा होता रहा है, लेकिन अब ये पैसा हमसे वसूलना जनता का शोषण है। ग्राम पंचायत जमनीपुर से मीनाक्षी उपदौली उप प्रधान। जी प्रधान जी, आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी ग्राम पंचायत की, तो क्या पूरा मामला? सर ये हमारा टंकी का मैटर है, मतलब इस टंकी का बिल 32 से 33 लाख रुपए के बीच में आया हुआ है।
तो ये मतलब जो पूर्व प्रधान थे वो इन्होंने जमा क्यों नहीं किया है अभी तक, जो भी बिल है पे क्यों नहीं किया है, जब सब ग्रामीणों से बिल ले चुके हैं, जितना भी मतलब 5 साल थे ये सबसे बिल जमा हुआ है, तो ये क्यों नहीं अब मतलब टंकी का बिल दिया जा रहा है, क्यों इतने टंकी का 32 से 33 लाख रुपए के बीच में ये बिल है। और अब ये मांग रख रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि ये सारा पैसा हम ग्रामीणों से वसूल करेंगे। जब ग्रामीणों ने बिल दे दिया है तो ये ग्रामीणों से क्यों लेंगे ये बिल। तो आपको क्या लगता है कितने साल का बिल है ये? सर ये तो नहीं कह सकती 5 साल या उससे भी पिछला हो सकता है, लेकिन इतना बिल कैसे आ गया सर जब सब ग्रामीणों ने बिल पे किया हुआ है। तो इसमें कहाँ से कमी रह गई? क्या पूर्व सर प्रधान ये हो? तो पूर्व प्रधान ही बता सकते हैं इस बारे में कि इन्होंने बिल जमा किया है या नहीं किया है। क्या और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां उत्तराखंड में इस साल मॉनसून सीजन में बारिश ज्यादा हो सकती है। केरल में मॉनसून की दस्तक होने के बाद मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। प्रदेश में मॉनसून 21 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। अमूमन 1 जून को केरल में दस्तक देने के बाद उत्तराखंड पहुंचने में मॉनसून को लगभग 21 दिन लगते हैं। इस साल केरल मॉनसून अपने सही समय पर पहुंचा है। ऐसे में अगर बीच में सिस्टम प्रभावित नहीं हुआ तो उत्तराखंड में भी 21 जून के आसपास मॉनसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने इस वर्ष पूरे उत्तर भारत रीजन में मॉनसून की बारिश 102% रहने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में हमेशा से गैरीसैंड का मुद्दा उठता रहा है। हमेशा से गैरीसैंड को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर के राज्य सरकार को हमेशा से घेरा गया है, लेकिन वहीं इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरीसैंड को उत्तराखंड की राजधानी और प्रतापनगर को नया जिला बनाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने देहरादून के एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गैरीसैंड को राजधानी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी। पीठ ने कहा ये नीतिगत फैसले हैं और इसमें हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। बता दें कि मुख्यमंत्री रावत ने बीते 20 साल के इस भावपूर्ण राजनीतिक मुद्दे को विराम देते हुए गैरीसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए गठित दीक्षित आयोग ने अपनी जांच में गैरीसैंड को राजधानी बनाने लायक नहीं पाया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली से देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची, जिसमें जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती होटलों की लिस्ट थमाकर पेड क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया, जिनमें फ्लाइट से आए कुछ यात्रियों के पास पेड क्वारंटीन होने के पैसे तक नहीं थे। वहीं जब इस मामले में फ्लाइट से अपने 2 साथियों संग आए रुद्रप्रयाग निवासी पंकज सिंह ने पैसे न होने पर असमर्थता जताई तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि कुछ फ्री नहीं है, सरकार से बात करो। वहीं जब अधिकारियों द्वारा उनकी बात को अनसुना किया गया तो उन्होंने वहां पर मौजूद नायब तहसीलदार रूप सिंह से इस विषय में मदद मांगी और कहा कि उनको खुद के गांव में भेज दिया जाए जहां पर वो खुद क्वारंटीन कर सके। तो तहसीलदार ने युवक की बात को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि तुमसे जो हो सकता है कर लो, जिसके बाद पंकज सिंह समेत तीनों युवकों को पुलिस प्रशासन द्वारा राहत पहुंचाते हुए देर शाम प्रेमनगर के मांडूवाला में भेजकर रहने की जगह मुहैया कराई गई। राज्य का ये ऐसा हाल है जब कोरोना जैसी महामारी के चलते लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं और लोग खाने तक को तरस रहे हैं। वहीं राज्य सरकार गरीब लोगों की मजबूरी और लाचारी का फायदा उठाकर जनता की जेब खसोटने में लगी हुई है। अपने घरों को लौटने के लिए भले ही जैसे तैसे उधारी लेकर लोग फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके पास महंगे महंगे होटलों में ठहरने के लिए पर्याप्त पैसा हो जो वो सरकार की झोली में डाल सके। पंकज सिंह है, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ में 2 लोग हैं, अनुज पवार फ्रॉम देहरादून और विकास चौहान ये घनसाली का रहने वाला हूँ मैं। हम लोग 7:20 एयर इंडिया की फ़्लाइट से दिल्ली आए थे, दिल्ली से देहरादून आए थे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे हम 7:20 पे पहुँचे थे, जहाँ पे हम लोगों को
बोला गया कि आपको क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर, हमने पूछा कि ये क्वारंटीन सेंटर कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि आपको होटलों में क्वारंटीन किया जाएगा जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। हम लोगों के पास में पैसे नहीं होने के कारण हम लोगों ने बोला कि हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट भेज दो, हम वहाँ पे क्वारंटीन हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे रूप प्रताप सिंह तहसीलदार थे जिन्होंने वहाँ पे बहुत लूट मचा रखी है, जिन्होंने वहाँ पे हमको बोला कि आपको होटल ही में क्वारंटीन होना पड़ेगा, इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लास्ट में जाके हमें सुबह से लेके शाम तक 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7:30-8 बजे के करीब हमको वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे भेजा गया है, विकास मांडूवाला में भेजा गया है हमको, प्रेमनगर मांडूवाला में हमको भेजा गया है। तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे विकासनगर की, जहां ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से गुहार लगाई है। जी हां, विकासनगर की ग्राम सभा रुद्रपुर के प्रधान देवराज शर्मा ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अपने 2 फरवरी 2020 को दिए गए प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाहिए और साथ ही ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ ग्राम प्रधान को दी गई शिकायतों पर भी संज्ञान लेने के लिए एसडीएम विकासनगर को जानकारी दी, जिस पर एसडीएम विकासनगर ने कहा कि समाज की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अतिक्रमण अवैध पाया जाता है तो उसे गिराने की कार्रवाई की जाएगी, चाहे लॉकडाउन का लाभ उठाकर लोगों के द्वारा कितना भी कब्जा क्यों ना कर लिया गया हो। ग्राम प्रधान देवराज शर्मा ने उनके संज्ञान में लाया कि रुद्रपुर में एक भू माफिया के द्वारा ग्राम समाज की भूमि की आड़ लेकर एससी समाज की भूमि को अपने भूमि के साथ जोड़कर अपनी भूमि को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए कई तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत रुद्रपुर का मामला है और मैं प्रधान देवराज शर्मा आज इस ज्ञापन को लेकर एसडीएम महोदय के पास आया हूँ। और पहले भी मैंने एक एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था कि हमारे ग्राम समाज की भूमि पर भू माफियाओं का बहुत बड़ा आतंक फैल रखा है। हमारे ग्राम समाज की भूमि उनके द्वारा काफ़ी पहले से हथियाई गई है और पूरा ग्राम सभा पे आगे भी कब्जा होने के पूरे चांस हैं। साथ ही ग्राम के कुछ व्यक्तियों ने अपनी निजी भूमि बताकर अतिक्रमण कर रखा है तथा मकान और टीन शेड बनाने जा रहे हैं, जिसका मैंने आज एसडीएम महोदय को पूरा ब्यौरा दे दिया है और महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं अभी समय पर पहुंचकर इसको तुरंत आपको निजात दिलाऊंगा और ग्राम सभा की भूमि मुक्त कराऊंगा ऐसे लोगों के चुंगल से। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने होम क्वारंटीन हुए मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों का हालचाल जाना, उनसे दूरभाष पर बातचीत की। साथ ही सीएम समेत तीनों मंत्री के परिवार की स्थिति भी पूछी। वहीं बात करें आम जनमानस की, तो जब हजारों प्रदेशवासी कोरोना से संक्रमित हुए तब कभी विधानसभा अध्यक्ष ने उनका हालचाल नहीं जाना और ना ही उनसे कभी दूरभाष पर बातचीत करने की कोशिश की। आम जनमानस के प्रति विधानसभा अध्यक्ष रवैये से पता चलता है कि वो क्वारंटीन हुए सीएम और मंत्रियों के लिए तो बहुत चिंतित है, लेकिन उन गरीबों के लिए नहीं जो अविकसित क्वारंटीन सेंटरों में अपनी रात और दिन बिता रहे हैं। मंत्री जी को कोरोना पॉजिटिव जब डिटेक्ट हुआ और उसको लेके चूँकि वो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुए थे, जिसको लेके एक धारणा ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें थे और अन्य मंत्री भी उसमें थे। उनको क्वारंटाइन करने की बात जब आई तो मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शासकीय प्रवक्ता और माननीय मंत्री मदन कौशिक जी से, माननीय हरक सिंह रावत जी से, माननीय सुबोध उनियाल जी से मैंने टेलीफोन करके उनके हालचाल जाने और उनके निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहें ये कामना मैंने की है, कुशल से पूछा है। और साथ ही जो माननीय सतपाल महाराज जो एम्स में इसका इलाज भी करा रहे हैं, उनसे भी मैंने कुशल से पूछा टेलीफोन से ही, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो गए और फिर से जनता की सेवा में वो उपस्थित होंगे। और कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से हमारे तमाम लोग कोरोना योद्धा के रूप में सामने आ रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे थे, लेकिन ये समस्या आई है। मैं उनके दीर्घ स्वास्थ्य
स्वस्थ हो उसकी कामना करता हूँ। उनके पूरे परिवार को जो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज किए गए पर्यटन मंत्री समेत 5 सदस्यों को वापस एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार होम क्वारंटीन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते ऐसा किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर मधुर उनियाल ने ये जानकारी दी कि अस्पताल में भर्ती पर्यटन मंत्री के 5 परिजनों को एसिस्टमेटिक यानी कि जिस व्यक्ति में रोग के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे होने के चलते होम क्वारंटीन की समुचित व्यवस्था में रहने की बात पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद मालूमात हुआ कि उनके घर पर परिजनों के होम क्वारंटीन में रहने की समुचित सुविधाएं नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी के परिवार के जिन सदस्यों को कल एम्स ने डिस्चार्ज दिया था वे आज भी एम्स में भर्ती हैं, इसका क्या तात्पर्य है? माननीय मंत्री जी के दोनों सुपुत्रों एवं उनकी पुत्रवधुओं के साथ 5 साल का एक बच्चा भी था। इन सब लोगों को कल एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। यह डिस्चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ था। तो ये जब हमने इन्हें डिस्चार्ज किया तो हमको ये ज्ञान था कि ये होम आइसोलेशन फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, जहां इनका निवास स्थान है वहां पे ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत हम लोगों को पता चला कि उनके निवास स्थान पे सुविधाएं समुचित नहीं हैं। तो जैसा कि जाहिर है कि ऐसे स्थिति में हमने उनको वापस लेना ही था, जिससे कि उनका प्रॉपर केयर हो सके, उनके ऊपर हम पूरी ढंग से ध्यान दे सके और अन्य कोई भी इससे संक्रमित ना हो। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।